Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. राज पहुंचे हमारे गैरों तक, राज पहुंचे हमारे गैरों तक, मशवरा कर लिया था अपनों से। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि UFC 272 में क्या हुआ। अभी 10 मिनट पहले फाइट खत्म हुई है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करिए, वादा है आपसे नुकसान में आप नहीं रहेंगे। चलिए सीधे पॉइंट पे चलते हैं। UFC 272, वैसे तो मैं मेन कार्ड की बात करने वाला था, पर दो फाइट थी प्रीलिम्स में जिनकी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली फाइट जो थी वो थी साउनान वर्सेस मरीना रॉड्रिगेज वर्सेस यान साउनान की, राइट। ये फाइट बहुत क्लोज थी। अगर आप चाहें तो दोनों को दे सकते हैं। लोगों का मानना है कि मरीना को जो डिसीजन मिली वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, बट मेरा मानना है कि दोनों को ही दिया जा सकता था। इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रॉड्रिगेज को ये दिया जाता है। कई लोगों को ये मानना है कि रॉड्रिगेज को इस फाइट के बाद टाइटल शॉट मिल सकता है। मेरे को इस बात में थोड़ा शक है क्योंकि योयाना वापस आ गई है, राइट। तो हो सकता है मिले और हो सकता है ना मिले, ठीक है। हम देखते हैं आगे। ये फाइट मेन इवेंट, मैं एक और फाइट की बात करता हूं, फिर हम बात करते हैं कि ये फाइट आखिर प्रीलिम्स में क्यों थी, ठीक है। इसके बाद एक और फाइट थी जो जेरिन टर्नर वर्सेस जेमी मेलार्की की थी, राइट। ये फाइट इस पूरे आज के 272 का जो पूरा कार्ड है, प्रीलिम्स हो चाहे अर्ली प्रीलिम्स हो चाहे मेन कार्ड हो, उनकी दो सबसे बेहतरीन फाइट्स में से एक थी, ठीक है। अब अगर मैं गलत नहीं हूं तो रुपेश ने कहा था कि साउनान वाली फाइट जो है, यान वाली फाइट जो है, वो मेन इवेंट में हो सकती थी। तो मेरा ये कहना है कि दोस्त बिल्कुल हो सकती थी, बट यूएफसी ने जानबूझ के, यूएफसी को पता है कि ये फाइट जो है ग्रेग हार्डी वाली फाइट से बेहतर होने वाली है, फिर भी इनको प्रीलिम्स में रखा जाता है क्योंकि ये जो अच्छी फाइट्स है ना, जैसे कि अभी मेलार्की वाली फाइट भी बहुत शानदार थी, राइट। जस्टिस टर्नर वर्सेस मेलार्की वाली फाइट, इनको मेन कार्ड में ना रख के प्रीलिम्स के मेन इवेंट और कोर मेन इवेंट में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि प्रीलिम्स जो है सारी दुनिया में फ्री है, ठीक है। ESPN में प्रीलिम्स फ्री मिलते हैं, ताकि क्या होता है ना कि वो दुकान, मतलब आप लोग देख के उसको देख के ये सोचे कि जब प्रीलिम्स इतने अच्छे हैं तो कार्ड कितना अच्छा होगा, मेन कार्ड, तो वो पेपर व्यू बाय करें। वैसे ही जैसे कि आपको मान लो कि शरबत फ्री मिल रही है किसी दुकान में, आप शरबत पीने जाते हो, वहीं पे समोसे दिखाई देते हैं आपको, तो बोले यार शरबत अच्छी है, समोसे भी शायद अच्छे हैं। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसके पीछे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मेन इवेंट की हर फाइट उस लेवल की हो जैसे कि प्रीलिम्स के मेन इवेंट की। आप डोमिनिक क्रूज को देख लीजिए, डोमिनिक क्रूज पिछली दो फाइट से प्रीलिम्स का मेन इवेंट है, पर ये दावा कर सकता है क्या कोई, ये कह सकता है कि मेन कार्ड के लायक नहीं है, ठीक है। खैर छोड़िए, अब मेन कार्ड की बात करते हैं। ग्रेग हार्डी वर्सेस सेपेविक की फाइट है। मेरे को जैसी उम्मीद थी वैसी फाइट गई, सेपेविक आराम से जीत गया, कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। मेरे को इस फाइट के बाद जहां तक सेपेविक की बात है, इसको इस फाइट से कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। सेपेविक भी जर्नीमैन फाइटर ही बना रहेगा, वो टॉप 15 के ऊपर ही घूमता रहेगा तो अगले 4-5 साल तक, क्योंकि कोई फाइट ठीक थी बट कोई एक्साइटिंग नहीं था, राइट। कोई ऐसा कुछ नहीं दिखाया है कि उसको ये मानना जाए कि कल कोई टाइटल कंटेंडर बन सकता है या फिर कम से कम टॉप 15 या टॉप 10 भी बन सकता है, ठीक है। इसीलिए वो जर्नीमैन कैटेगरी में ही घूमता रहेगा। वहीं पे ग्रेग हार्डी से उम्मीद करते हैं कि ये उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हो, ताकि मेरे को दोबारा ना देखना पड़े ये आदमी, ठीक है। उम्मीद है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उम्मीद है कि वो वापस से जिस गेम को पहले खेलता था वहीं चली जाए। केविन हॉलैंड वर्सेस एलेक्स ओलिवेरा, पहला राउंड शानदार तरीके से एक्साइटिंग था जैसे कि हमको उम्मीद थी, ठीक है। दूसरे राउंड में केविन हॉलैंड ने नॉकआउट कर दिया, दूसरे राउंड में जो TKO टेक्निकल नॉकआउट कर दिया आपके काउबॉय ओलिवेरा को। जहां तक इस फाइट के रिजल्ट की बात है, काउबॉय ओलिवेरा वहीं बना रहेगा जहां पहले था। वो तब भी गेटकीपर और जर्नीमैन के बीच की कैटेगरी में था और आज भी गेटकीपर और जर्नीमैन के बीच की कैटेगरी में ही रहेगा। पर जहां तक बात है, सब्जी वाला आ रहा है वैसे बाहर, पर जहां तक बात है
जब कभी सब्जी वाले की आवाज आएगी ना तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि मैं सांस तेज ले रहा हूँ, पर वो मेरी सांस नहीं है, सब्जी वाले की आवाज है। एनीवेज, मैंने कुछ सेटिंग करने की कोशिश की है इस वजह से। खैर, मैं कहा था, जहां तक केविन हॉलैंड की बात है, केविन हॉलैंड 170 में सीरियस कंटेंडर हो सकता है, पर एक शर्त है। केविन हॉलैंड में टैलेंट हमेशा से है, पर सिर्फ टैलेंट ही अगर आपको आगे लेके जा सकता ना, तो विनोद कांबली इस दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर होता। टैलेंट के साथ आपको डिसिप्लिन और मेहनत भी चाहिए। उम्मीद है कि केविन हॉलैंड डिसिप्लिन और मेहनत भी करेगा, डिसिप्लिन रहेगा और मेहनत भी करेगा, तो वो टॉप 10 आने में, मेरे ख्याल से अगली 2 फाइट में अंदर वो टॉप 10 में आ जाएगा वेल्टरवेट के, अगर वो जीतता है और डिसिप्लिन रहता है, क्योंकि लड़के में टैलेंट तो है। अगली फाइट थी एडसन बारबोजा वर्सेस ब्राइस मिचेल की। मैंने जैसी उम्मीद की थी वैसे ही हुआ। ब्राइस ना सिर्फ जीता बल्कि डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस है। अब ब्राइस का क्या होने वाला है, आप क्या कहते हैं इसको, ब्राइस का क्या होने वाला है कि पहले हम सोचे कि आपके बरबूसा का क्या होने वाला है। बरबूसा 145 में बरबूसा का ड्रीम जो है वो अब खत्म समझिए। आप बरबूसा, मेरे को ये बात कहने में अच्छी नहीं लग रही है, पर बरबूसा अब दोबारा कभी टाइटल शॉट की तरफ नहीं जाएगा। 145 हो चाहे वो वापस जाके कोशिश करेगा 155 में। बरबूसा, एडसन बरबूसा अब गेट कीपर बन चुका है। ठीक है, गेट कीपर क्या होता है आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानते वो एक वीडियो है मेरे चैनल में, जाके देखिएगा गेट कीपर क्या होता है। ठीक है, गेट कीपर बन गया। वहीं ये लड़का जो है ब्राइस मिचेल, ये टॉप 10 में पहुंच जाएगा इस फाइट के बाद। ठीक है, और ना सिर्फ टॉप 10 में पहुंच जाएगा, बाकी टॉप 10 में नंबर 6 से लेकर नंबर 9 तक हर किसी के लिए लड़का चैलेंज पैदा करेगा। बट टॉप 5 यानी नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक चैलेंज करने के लिए इसको अपनी स्ट्राइकिंग बेहतर करनी पड़ेगी। देखते हैं ब्राइस मिचेल कैसे गिरता है। ठीक है, अगली फाइट जो थी वो राफेल dos Anjos वर्सेस हनातो माइकानो थी। राइट, आर को एच पढ़ते हैं पोर्तुगीज में, राइट, और ब्राजीलियन लोग पोर्तुगीज पढ़ते हैं, बोलते हैं। अब ये फाइट एक्चुअली इतनी एक्साइटिंग नहीं होना चाहिए था, बट हनातो माइकानो के जो हार्ट जो उसने दिखाया ना लॉन्डे ने, राइट, उसकी वजह से ये फाइट एक्साइटिंग हो गई। ठीक है, आरडीए वैसे डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस में बना, जीता, एक 10 राउंड भी मिला उसको। पर जहां तक टफनेस की बात है, कभी कभी आपकी टफनेस आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। मान लीजिए कि आप इतना टफ नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे कि हार कोशिश नहीं करेंगे, वापस उठने की कोशिश नहीं करेंगे, सबमिशन से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, ना टीकेओ जो राउंड है उससे निकलने की। तो क्या होगा कि फाइट वहीं खत्म हो जाएगी और आपको कम नुकसान होगा, ज्यादा डैमेज नहीं होगा। जितना आप टफ रहेंगे और अगर आप उसके बराबर नहीं है आरडीए के, तो आप उतना ही डैमेज करेंगे। यहां पे मैं कॉर्नर की बात करना चाहूंगा। फाइटर यार तो फाइटर ही है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि लोग उसको जरा सा भी कम आके ये सोचे कि वो इज्जत से फाइट नहीं कर रहा था, राइट, ये सोचे कि उसमें दिल में थोड़ी सी भी कमी है फाइट की। पर ये कॉर्नर की ड्यूटी है कि वो अपने फाइटर का वेलबींग देखे, अपने फाइटर की सेफ्टी देखे। अगर उसको लगता है ना कि यार, क्योंकि कॉर्नर को तो इस फाइटर के साथ हमेशा जिंदगी बितानी है ना, ठीक है ना, इस फाइट को आप हार गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कम डैमेज लेंगे तो आप जल्दी से रिकवर होकर अगली फाइट के लिए आ सकेंगे, जहां आपके पास फिर से मौका बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आरडीए कहां पे खड़ा होगा, मोइकानो कहां पे खड़ा होगा। पहले मोइकानो की बात कर लेते हैं। मोइकानो को इस फाइट से कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, हारा जरूर है, ना सिर्फ हारा, बाकी जैसे हमारे घरों, मतलब हमारे शहर में कुत्ते टाइप हारा है, नहीं यानी बहुत बुरी तरह हारा है। एक्चुअली वो, मैं किसी को भी डाउनग्रेड नहीं करना चाह रहा हूँ, मोइकानो ने बहुत अच्छा हार्ट दिखाया, बट बहुत डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी आरटीए की। पर हारने के बावजूद भी मोइकानो को इस फाइट से कोई नुकसान नहीं होने वाला। मोइकानो को अगर 100 लोग जानते थे ना इस फाइट से पहले, तो इस फाइट के बाद उसके इस हार्ट की वजह से 500 लोग जानेंगे, यानी कि ये फाइट के बाद उसका स्टॉक ऊपर ही जाएगा। ठीक है, जहां तक आरडीए की बात है, अगर ये फाइट आरडीए हार जाता ना, तो आरडीए गेटकीपर बन जाता लाइट वेट डिवीजन का। पर ये फाइट जीतने के बाद वो टाइटल पिक्चर में बैक है, माने या ना माने। टॉप 5 में, टॉप 6 था मेरे ख्याल से, नंबर 6 रैंक थी उसकी, सॉरी नंबर 6 रैंक थी उसकी, तो अब नंबर 5 होगा
नंबर 5 होगा, इसका मतलब नंबर 5 के अलावा नंबर 1, 2, 3, 4 और चैंपियन मिला के सबके सब बुक है अभी तो, है ना। तो नंबर 5 है, यानी कि जो फाइट्स अभी होंगी उनमें से हारने या जीतने वाले को चैलेंज कर सकता है आरडीए। ठीक है, न सिर्फ चैलेंज कर सकता है आरडीए, बल्कि आरडीए से दो फाइट दूर है एक और टाइटल शॉट से। ठीक है, क्योंकि वो जहां स्टैंड करता है और जितनी उसकी इज्जत है उसको टाइटल शॉट दिया जा सकता है और किसी को बुरा नहीं लगेगा। बट 2 और फाइट टॉप 5 के खिलाफ जीतना मुश्किल है। देखते हैं आरडीए क्या करता है। अब मेन इवेंट में आते हैं। मेन इवेंट कोबी कविंगटन वर्सेस होर्हे मासविदाल। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि दुश्मनी असली है। ठीक है, वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। राउंड 1 कोबी जीता 10-9। मासविदाल जो है इतना बुरा नहीं था एक्चुअली, मासविदाल ने काफी अच्छी रेसलिंग दिखाई। कोबी उसको ग्राउंड पे रहा पर इतना ज्यादा डैमेज नहीं कर पाया। सेकेंड राउंड मैंने मासविदाल को दिया। मैं आपको बता रहा हूं मैंने क्या दिया, राइट। जजेस की बात नहीं कर रहा हूं, जजेस की बात मैं एंड में करूंगा। पहला राउंड मैंने कोबी को दिया, सेकंड राउंड मैंने मासविदाल को दिया। बट क्योंकि राउंड बहुत क्लोज था, अगर कोई कोबी को भी देगा ना तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, राइट। तीसरा राउंड कोबी का राउंड था, न सिर्फ कोबी का राउंड था बल्कि डोमिनेटिंग था कोबी इसमें। मैं इस बात पे मतलब कोई बुरा नहीं मानूंगा अगर कोई इसको 10-8 भी दे। वैसे मैंने 10-9 दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लोज राउंड था। ठीक है, राउंड 4 में एक समय ऐसा आया कि मतलब थोड़ा बहुत नॉकडाउन तो नहीं कहेंगे बट कोबी जो था वॉबली था थोड़ी देर के लिए। नॉकडाउन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि टेक्निकली नॉकडाउन नहीं है, दोनों हाथ नीचे जाने चाहिए, राइट। एक हाथ नीचे जाना चाहिए। अब उस वॉबलीनेस के अलावा ये राउंड भी कोबी का ही राउंड था, पर हो सकता है कि कोई जज इसको आपके मासविदाल को दे दे, राइट, पर मैं नहीं दूंगा। अब कुछ ये लोग भी कह सकते हैं कि एक बार उसको मतलब हल्का सा इज्जत से उसको हिलाने के बाद भी मासविदाल को उसको और अटैक करना चाहिए था। पर आदमी कहां से अटैक कर देगा जब वो पूरी एनर्जी लॉस कर चुका है पहले के 3 राउंड में। इसलिए चौथा राउंड भी कोबी का है, पांचवा राउंड भी कोबी का और डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, और इसको भी 10-8 दे सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 राउंड ऐसे थे जिनको कोबी के पक्ष में 10-8 दिया जा सकता था। अब मैं बताता हूं कि कमेंटेटर और स्पेशली माइकल बिस्पिंग, राइट, माइकल बिस्पिंग मेरे को बहुत पसंद है, बट जब वो कमेंट्री करता है ना तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। कमेंट्री करने के बाद जब जब दोनों फाइटर को अलग अलग किया गया तो बोलता माइकल बिस्पिंग का कहना था कि अगर कोबी कहीं मिल गया तो माइकल अगर एक बार भी चांस मिल गया आपके होर्हे मासविदाल को तो वो ये कर देगा वो कर देगा। एक बार चांस की क्या बात कर रहा है, 25 मिनट फाइट में तो था ना, वो क्या कर लिया उसने। बेटर फाइटर कोबी कविंगटन था। ठीक है, ये बात हो सकता है कि आपके गले में ना उतरे पर उतारनी चाहिए क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि कमेंटेटर अनबायस्ड होंगे। वैसे आप भी कोशिश करिएगा कि कई लोग ये करते हैं कि कमेंट्री ऑफ करके देखते हैं, मैं नहीं देखता बट मेरे इन्फ्लुएंस नहीं होता उन लोगों से। ठीक है, और आपको भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा अपना दिमाग है, हमारी अपनी क्षमता है लोगों को जज करने की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जजमेंट। 3 में से 2 जजों ने एक राउंड, सिर्फ एक जज ने एक राउंड दिया है मासविदाल को, बाकी सारों ने, बाकी दोनों हैं उन्होंने कोई भी राउंड नहीं दिया, जहां तक कि एक राउंड 10-8 भी दिया है, राइट। एक जज ने एक राउंड 10-8 भी दिया है। तो ये फाइट जो है तीनों जजों के कार्ड में यूनानिमस डिसीजन था कोबी के पक्ष में। ठीक है, और उसके बाद में दोनों गले नहीं मिले तो हो सकता है कि वो उस चीज को लंबा बढ़ाना चाह रहे हो या फिर हो सकता है कि सही में दुश्मन हो। अब बात कर लेते हैं कि इस फाइट के बाद मासविदाल कहां पे है और इस फाइट के बाद कोबी कविंगटन कहां पे है। मासविदाल आप कभी टाइटल के लिए फाइट नहीं करेगा। ठीक है, आई लाइक मासविदाल बट वो टाइटल की फाइट नहीं करेगा और करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, पर जहां सिर्फ टाइटल ही नहीं इंपॉर्टेंट है, पैसा भी इंपॉर्टेंट है। और जहां तक पैसे की बात है, मासविदाल ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आप सभी को याद होगा कि एक बार जब वो दुबई गया था, याद है आपको, याज आइलैंड में गया था कोविड के दौरान, तब उसने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें उसके पैसे 4 गुने बढ़े थे। ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ये उसके बाद साइन किया है और पैसे और भी ज्यादा बढ़े हैं। यानी कि मासविदाल अपना कैरियर एंड करेगा कहां, यूएफसी में ही, और पैसे कितने मिलेंगे, फटे तक। इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है।
ये फाइट में हारने के बाद भी उसको अच्छा खासा पैसा मिला होगा, ठीक है। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक कोबी कविंगटन की बात है, कोबी कविंगटन को पता था कि ये फाइट जीतने के बाद भी वो उस्मान को चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि एक फाइट उसको कहीं ना कहीं जीतनी है, इसलिए उसने डस्टिन को कॉल आउट किया। देखते हैं डस्टिन आता है कि नहीं आता है, क्योंकि डस्टिन और नेट डियाज वाली फाइट मेरे को नहीं लगता होगी, क्योंकि डस्टिन और नेट डियाज वाली फाइट टफ है डस्टिन के लिए, राइट। और यूएफसी नहीं चाहेगा कि नेट डियाज जैसा फाइटर जीत के बाहर जाए, ठीक है, इसलिए वो फाइट नहीं होने वाली। तो डस्टिन शायद ये फाइट ले ले, पर अगर नहीं भी लेता है तो भी कोबी कविंगटन को एक और फाइट जीतनी होगी। वैसे तो वो नंबर 1 कंटेंडर है, नंबर 1 रैंक है, फिर भी उसको एक और फाइट जीतनी ही होगी, तभी वो उस्मान को चैलेंज कर सकता है। और मेरे को नहीं लगता है कि उस्मान को चैलेंज करके भी कुछ उखाड़ पाएगा, क्योंकि उस्मान मेरे ख्याल से एक और 2 फाइट और ज्यादा से ज्यादा करेगा, राइट। उसके बाद either he will go to 185 और he will retire, राइट। ये मेरे को लगता है। देखते हैं भविष्य, कहते हैं ना कि भविष्य की कोख में क्या है किसी को तो पता नहीं, तो मेरे को भी नहीं पता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब तो उम्मीद है कि आपने पहले ही कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और चलते चलते इस जर्नी में, वैसे मेरे को प्याज लेने जाने का है, ये वीडियो अपलोड करके मैं प्याज लेने जाऊंगा, ठीक है, और मिर्ची भी लाने का है साथ में। चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।